हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम 11-12 का पोर्शन जो आपके आरपीएससी, केवीएस, डीटीपीएसबी में और ईएमआरएस में पूछा जाता है, तो अपन 11-12 के पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं और साथ में अपना ग्रेजुएशन का भी अपना सिलेबस स्टार्ट है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ लेक्चर डाले हुए हैं और उनको आज से हम वापस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11-12 का एक पोर्शन है जो आपके सेट्स है, रिलेशन है, फंक्शन है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएशन, लिमिट, इंटीग्रेशन। ये सारे टॉपिक आपके क्या है कि आरपीएससी में भी पूछे जाते हैं, केवीएस में भी पूछे जाते हैं, डीटीपीएसबी में पूछे जाते हैं और ईएमआरएस में भी पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो अपने वैकेंसी आने वाली है वो आपकी ईएमआरएस की वैकेंसी भी आने वाली है और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में साइंस के डिपार्टमेंट की आपकी वैकेंसी आ चुकी है। उसका एग्जाम आपको 28 दिसंबर के महीने में 28-31 दिसंबर का फिक्स किया हुआ है। और इसमें क्या है, ईएमआरएस की भी वैकेंसी खूब आने वाली है। उसमें ईएमआरएस में टीजीटी में और पीजीटी में वैकेंसी आने वाली है और उसमें भी ये सिलेबस है वो सेम ही रहता है। जो आपका 11-12 ग्रेजुएशन पोर्शन जो रहता है वो एक आपका स्टैंडर्ड सिलेबस है जो आपके सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आरपीएससी में भी वही सिलेबस होता है, केवीएस में भी वही सिलेबस होता है, डीटीपीएसबी में वही सिलेबस होता है। मेंशन नहीं किया होता है, कहीं कहीं मेंशन किया होता है, कहीं कहीं नहीं किया होता है मेंशन। तो यही आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड सिलेबस होता है। इसी स्टैंडर्ड सिलेबस से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अपन क्या कर रहे हैं कि साथ में थ्योरी भी करेंगे और साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एसआर सैनी के क्वेश्चन है, इन सबको अपन साथ साथ में क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो हम देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन अपन अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं सेट। और एक और कह देता हूँ कि जो भाई इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें कैसा आपको वीडियो लगा। तो देखो सबसे पहले बात होती है कि सेट समुच्चय अपन कहते किसे हैं, तो समुच्चय की क्या डेफिनेशन है उसको अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कि वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को, जो आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, उस वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही अपन क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन, उस वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही अपन क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को कहते हैं इंग्लिश में वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन को अपन किस प्रकार से डिफाइन करें, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है कि कोई भी सेट है, उस सेट में अपने को ये पता चल जाए कि इस सेट में ये अवयव आएगा या नहीं आएगा। सुपरिभाषित संग्रह का अर्थ क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। और वेल डिफाइंड कलेक्शन का अर्थ होता है कि कोई भी एलिमेंट है वो इस सेट में आएगा या नहीं आएगा। तो वो चीजें अपन बता सकते हैं कि अपन ये बता सकते हैं कि ये कोई अवयव है, ये अवयव इस सेट में आएगा या नहीं आएगा, ये चीजें अपन बता सकते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। अब देखो एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले अपन यदि पहला एग्जांपल की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर की बात करें। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से स्वर होते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन कौन से होते हैं आप ही लिख सकते हो, ए, ई, आई, ओ और यू। ये आपके क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होते हैं। तो अपन ने ये बता दिया कि भाई ये जो अवयव है वो इस सेट में आएंगे, तब ये अपन बता सकते हैं कि ये वाला क्या होगा, आपका सेट होगा। जैसे दूसरे एग्जांपल की बात करें तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यदि अपन जे अक्षर से स्टार्ट होने वाले यदि मंथ की बात करें तो कौन कौन से मंथ है वो आपके जे से स्टार्ट होते हैं, जनवरी, फरवरी इसके अंदर आएगा नहीं, मार्च इसके अंदर नहीं आएगा, अप्रैल, मई, जून, जून आ जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये नहीं आएंगे। तो ये जो आपका सेट है इसको अपन क्या कह सकते हैं, सेट कह सकते हैं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है कि अपन इस सेट में ये बता सकते हैं कि कौन सा अवयव इसके अंदर आएगा और कौन सा अवयव इसके अंदर नहीं आएगा, उसको ये अपन वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। अब देखो तीसरे एग्जाम्पल की बात करें कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये आपका सेट होगा या नहीं होगा। तो अपन देखो किसी भी क्लास की बात करें तो किसी भी क्लास में यदि सभी बालकों का संग्रह की बात करें तो मान लो कोई क्लास है, उस क्लास में 40 बच्चे हैं, तो उसमें मान लो 20 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। तो आप बता सकते हो कि ये 20 लड़के हैं वो इस सेट में आएंगे नहीं आएंगे। तो अपने को पता है कि भाई ये 20 लड़के कौन कौन से हैं, तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्योंकि जो सेट की डेफिनेशन है वो क्या है कि वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है कि कोई भी अवयव इस सेट में आएगा या नहीं आएगा, ये आप बता सकते हो।
उसी को ही अपन क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। जैसे मान लो अपन फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें, तो फोर्थ एग्जाम्पल में क्या है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय की यदि अपन बात करें, तो 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कौन सा हो जाएगा? 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय देखें तो 1 इसमें आ जाएगा, 2 इसमें आ जाएगा, 3 इसमें आ जाएगा, 4 इसमें आ जाएगा, और इस प्रकार से 99 है वो इसमें आ जाएगा। क्योंकि अपने को क्या बोला है, 100 से कम बोला है, तो 100 से कम बोला है तो 100 इसमें नहीं आएगा। तो 99 तक के जो नंबर है वो सारे इसमें आ जाएंगे। 1 2 3 4 से लेकर 99 तक नंबर है वो सारे इसमें आ जाएंगे। क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है ना, और 100 से कम बोला है तो 99 तक इसमें आ जाएंगे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब बात करें पांचवें एग्जाम्पल की, तो पांचवें एग्जाम्पल आप बताओ कि भाई सेट होगा या नहीं होगा। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो ये सेट बताओ। अब आपको इसमें डिफाइन नहीं करेगा इसको कि आपको कि सर्वश्रेष्ठ 11 जो बल्लेबाज बताना है, वो 11 बल्लेबाज किस फील्ड में बताना है, कि भाई सबसे ज्यादा शतक जिसने मारे हैं वो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होगा, या जिसने सबसे ज्यादा 50 लगाए हैं वो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। तो किस चीज में या किस रूल से इन्होंने बताया कि वे सर्वश्रेष्ठ की अपन को बताना है, तो ये नहीं बताया अपने को। तो अपन सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह अपन नहीं बता सकते। सभी अपने आप में श्रेष्ठ है कि वे सब कोई अच्छा खेलने में, कोई ज्यादा शतक मारने में, कोई ज्यादा 50 मारने में आगे। तो इस प्रकार से हम इसको नहीं बता सकते कि सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो ये आपका सेट नहीं होगा। अब अगले एग्जाम्पल की बात करें कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो अपन बता सकते हैं कि सबसे खतरनाक जानवर का संग्रह अपन बता सकते हैं कि कौन सा वाला खतरनाक जानवर है और कौन सा वाला खतरनाक जानवर नहीं है। तो इसको भी अपन डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये भी आपका सेट नहीं आएगा। तो अपन ने सबसे पहले ये देखा है कि सेट किसको कहते हैं। तो जो आपके सुपरिवार से संग्रह होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, उसको ही अपन क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो हमने कुछ एग्जाम्पल देखे जिसके द्वारा अपन ये बता सकते हैं कि कौन सा वाला अपने पास सेट होगा और कौन सा वाला सेट नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है कि कौन सा अवयव है वो इस वाले सेट में आएगा या नहीं आएगा। और सेट को अपन कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते ही हैं। और जो सेट होते हैं उसको अपन क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर है, कैपिटल अक्षर से अपन इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर आने वाले जो अवयव है उनको अपन क्या करते हैं, स्मॉल वाले अक्षर से, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस प्रकार से अवयव से अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और आप देखो भाई आरपीएससी की इनकी तैयारी कर रहे हो तो आपको 11th क्लास में ये आपने सब कुछ पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज होगा। तो अपन बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं और उसको हाई लेवल पर लेकर जाएंगे। तो फिर इसके बाद में आता है समुच्चय का निरूपण। समुच्चय के निरूपण की यदि अपन बात करें तो समुच्चय का निरूपण है वो दो प्रकार से कर सकते हैं। समुच्चय का जो निरूपण है अपन वो कितने टाइप से कर सकते हैं, दो प्रकार से अपन इस समुच्चय का निरूपण कर सकते हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय का निरूपण है वो अपन कितने टाइप से कर सकते हैं, दो टाइप से कर सकते हैं। कौन कौन से दो टाइप है, एक तो अपने पास है रोस्टर फॉर्म, जिसको अपन क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। मतलब जो एलिमेंट होते हैं, जो अवयव होते हैं, उनको अपन क्या करेंगे, एक सूची बनाकर उसको क्या करेंगे, मजले कोष्ठक जो मिडल ब्रैकेट है उसमें अपन बंद कर देते हैं। उसको ही अपन क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। मतलब यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल है पहला कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय। तो जो अपन स्वर की बात करें तो कौन कौन से स्वर हो सकते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, तो इनकी बात करें तो अपन सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट बनाएंगे और इसमें अपन क्या करेंगे, अवयव को क्या करेंगे, सूची बनाकर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। और उसको सेट को अपन किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 से छोटी बोला है तो इसमें 10 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जो अपन रिप्रेजेंट करते हैं उनको अपन कहते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। फिर दूसरा जो फॉर्म आता है वो आपका आता है समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं अवयव को, सेट बिल्डर जो फॉर्म होती है उसमें अपन अवयव को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसमें लिखा हुआ है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे लेकिन ये आपका बेसिक है।
समुच्चय निर्माण विधि में क्या करते हैं, देखो लिखा हुआ है, इस विधि में मझले कोष्टक में अवयव के लिए एक संकेत लिखते हैं, अक्ष संकेत लिखकर उसका गुणधर्म अपन इस प्रकार से इसको लिखते हैं कि अक्ष सच दैट ऑफ पी एक्स, अक्ष सच दैट ऑफ पी एक्स, मतलब यहाँ पे तो देखो अवयव आ जाएगा, यहाँ पे तो अवयव आ जाएगा, मतलब अक्ष कौन सा वाला अक्ष लेना है, अक्ष जो इस रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा, उन्हीं अक्ष को अपन लेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है कि अक्ष सच दैट, ये जो आपका साइन है, ये आपका साइन है वो सच दैट का है, सच दैट, अक्ष सच दैट ऑफ अक्ष, अक्ष कौन सा वाला अक्ष लेना है, जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर है, इसको ही हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ये तो जो फॉर्म होती है इसको तो अपन क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहते हैं, जबकि इसी को अपन यदि इस फॉर्म में लिख दें तो उसको अपन कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा, अक्ष सच दैट ऑफ अक्ष, अक्ष कौन सा वाला अक्ष लेना है जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपके क्या हो जाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। यदि अपन इससे यदि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इस वाले सेट से अपन यदि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं बताओ, ए बराबर हो जाएगा अपने पास अक्ष, अक्ष कौन सा वाला अक्ष, अक्ष सच दैट ऑफ अक्ष अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर्म तो आ जाएगी आपकी रोस्टर फॉर्म, और इसमें जो लिखा हुआ है आपको ये वाली फॉर्म हो जाएगी आपकी टेबुलर, ये हो जाएगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, इसको कहेंगे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। और ये हो जाएगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। बी एक ऐसा समुच्चय अक्ष सच दैट ऑफ अक्ष प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय या प्राकृतिक संख्या जो किससे लेस देन होगी, लेस देन 3। तो यदि मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा इसको, अक्ष सच दैट ऑफ अक्ष, अक्ष एक नेचुरल नंबर होगा, इसको अपन ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि अक्ष एक ऐसा नेचुरल नंबर जो किससे लेस देन हो जाएगा, अक्ष लेस देन 3। तो 3 से छोटी जो आपकी प्राकृतिक संख्या है उसका ये समुच्चय हो जाएगा, तो 3 से छोटी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय कौन सा हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। यदि तीसरे को ये जो अपन लिख रहे हैं ना हरे पेन से, ये तो अपनी रोस्टर फॉर्म होती है, और इस प्रकार से जो ये लिखा हुआ है ना वो आपकी कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। अब देखो सी वाला तीसरा वाला एग्जांपल लिखे, तो सी इक्वल टू अक्ष सच दैट ऑफ अक्ष, अक्ष किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, सच दैट ताकि अक्ष है वो किस किस के बीच में है, 2 और 8 के बीच में, 2 एंड 8 के बीच में, 2 और 8 के बीच में सारे नेचुरल नंबर, तो 2 और 8 के बीच में कौन से नेचुरल नंबर आते हैं, एक तो आता है 3, अब इसमें इक्वल नहीं लगा हुआ है, इक्वल लगा होता तो अपन 2 को भी शामिल करते, इक्वल नहीं लगा हुआ है तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 और ये 7 हो जाएगा। 2 और 8 के बीच में जो नेचुरल नंबर है उनको अपन लिख देंगे, तो ये वाली फॉर्म हो जाएगी आपकी रोस्टर फॉर्म, और ये ऊपर वाली जो फॉर्म है वो आपकी लिखी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, अक्ष सच दैट, अक्ष कौन सा वाला जो इस गुणधर्म का पालन करेगा, ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन को नॉर्मल समझना है, और ये अपने को 11th क्लास में अपने पढ़ रखे हैं, तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके भाई अपन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे। अब देखो संख्याओं के समुच्चय, यदि अपन सेट ऑफ नंबर्स की बात करें तो सेट ऑफ नंबर्स में सबसे पहला जो सेट आता है वो आपका आता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, वो नेचुरल नंबर आपका हो जाएगा। तो यदि अपन इसको लिखें तो क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर में, एन इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट से 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आपकी हो जाएगी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यदि अपन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय देखें तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय क्या हो जाएगा अपने पास, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से, होल नंबर, होल नंबर में आ जाएगा आपके पास 0 और इंक्लूड कर दे नेचुरल नंबर में, तो ये आपका हो जाएगा होल नंबर का सेट हो जाएगा, सेट ऑफ होल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में यदि अपन बात करें पूर्णांकों का समुच्चय, तो पूर्णांकों का समुच्चय किस प्रकार से हो जाएगा, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Z से या I से, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इसमें आपके हो जाएंगे 0 +-1 +-2 और +-3 एंड सो ऑन। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Z और
आई से रिप्रेजेंट, ये हो जाएगा पूर्णांकों का समुच्चय। तो पहला अपन ने सेट देखा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और 1 2 3 एंड सो ऑन हो जाएगा। पूर्ण संख्या का समुच्चय क्या हो जाएगा, इसको अपन डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 2 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है पूर्णांकों का समुच्चय, जिसको अपन जेड से या आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 1 +-1 और +-2 +-3, तो प्लस वाली संख्या भी हो जाएगी। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण वाली जो संख्या होगी उनको ही अपन इंक्लूड करेंगे। फिर इसके बाद में आती है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है उसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, P/Q फॉर्म में ये आपका परिमेय संख्या होगी, और P और Q किससे बिलोंग करेगी, P and Q belongs to integer and Q not equal to 0। इसका जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। P/Q फॉर्म में ये नंबर होएगा परिमेय संख्या, और P और Q किससे बिलोंग करेंगे, इंटीजर से बिलोंग करेंगे, और Q आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। यदि बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो आपका 0 है वो आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसे, 0/1 लिख सकते हैं इसको, ये वाला क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये P हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, Q। P और Q दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, Z से बिलोंग कर रहे हैं। 0 भी इंटीजर होता है और 1 भी इंटीजर होता है। P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, और आपका डिनोमिनेटर क्या नहीं है, 0 नहीं है। Q आपका क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो इसीलिए इसके और एग्जाम्पल लिखे तो क्या हो जाएगा, -5, ये भी आपका इंटीजर हो जाएगा, -2 भी इंटीजर हो जाएगा, 1 भी इंटीजर हो जाएगा। ये सारे इंटीजर्स, ये सारे हो जाएंगे आपके परिमेय संख्या, ये सारी क्या हो जाएंगी आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए, और P और Q किससे बिलोंग करने चाहिए, Z से, और Q आपका क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय इसको देखें तो इसका जो नोटेशन है Q डैश भी है और Q बार भी है, और वैसे स्टैंडर्ड नोटेशन में देखा जाए तो इसका स्टैंडर्ड नोटेशन में आपका T दे रखा है, तो T भी इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड नोटेशन। इसमें क्या होगा, अक्स सच दैट ऑफ अक्स बिलोंग्स टू, एक रियल नंबर से बिलोंग करेगा ये, और ये क्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। अक्स है वो डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, अक्स है वो परिमेय संख्या से बिलोंग नहीं करेगी, मतलब जो परिमेय संख्या नहीं होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। या रियल नंबर में से जो परिमेय संख्या हटा देते हैं, जो बच गई संख्या, वो आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ये आपको पता ही है। अब यदि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय देखें, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से व्यक्त करते हैं। वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या आ जाएगी, इसमें आपकी परिमेय संख्या भी आ जाएगी और अपरिमेय संख्या भी आ जाएगी, सारी संख्या इसमें आ जाएगी, परिमेय और अपरिमेय संख्या सारी आ जाएगी। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगी, अक्स सच दैट ऑफ अक्स, अक्स हो जाएगी आपकी परिमेय या अपरिमेय संख्या। परिमेय या अपरिमेय संख्या। या अपन ऐसे देख सकते हैं, आर में क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों का यूनियन ले लें तो इसमें सारी क्या आ जाएगी, वास्तविक संख्या आ जाएगी। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दिया जाए तो अपने पास क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। इसका नोटेशन क्या होता है, आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद में आती है सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, और ये होता है x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में जो संख्या होती है उसको अपन क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और x और y किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर के सेट से बिलोंग करेंगे। तो x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में जो नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संख्या हो जाएगी। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो किस प्रकार की संख्या आपकी सम्मिश्र संख्या हो जाएगी, 1 प्लस आयोटा ये हो जाएगा, ओनली आयोटा ये भी आपकी सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या अपना एक चैप्टर है खुद का, तो उसमें अपन और अच्छे से इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अपन 1 को भी क्या लिख सकते हैं, सम्मिश्र संख्या फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 भी क्या होगी, आपकी सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है।
सम्मिश्र संख्या होगी 1b। कैसे? 1 प्लस आयोटा इंटू 0 फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ना। तो 1b क्या हो जाएगी आपकी सम्मिश्र संख्या हो जाएगी। तो x और y है वो दोनों किससे बिलोंग करेंगे? रियल नंबर से। तो सम्मिश्र संख्याओं का जो सेट होगा वो आपका किस प्रकार से होगा? x प्लस आयोटा y के फॉर्म में होगी, और x और y किससे बिलोंग करेंगे? आपके रियल नंबर के सेट से करेंगे। तो एक बात देखो ब्रीफली वापस देख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर का सेट है वो, उसमें तो अपन ने क्या देखा था कि 1 2 3 4 सो ऑन, ये नेचुरल नंबर का सेट। होल नंबर में क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में इंटीजर क्या हो जाएंगे? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये आपके इंटीजर हो जाएंगे। परिमेय संख्या को समुच्चय क्या हो जाएगा? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। और पी और क्यू किससे बिलोंग करेंगे? जेड से बिलोंग करेंगे, और क्यू है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपरिमेय संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होगी वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। फिर उसके बाद में वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने पर क्या बनती है? वास्तविक संख्या बनती है यदि यूनियन कर दे तो। और सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? जो x प्लस आयोटा y की फॉर्म में संख्या होती है उसको क्या कहते हैं अपन? सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में कुछ नोटेशन होता है जेड प्लस। अब देखो जेड प्लस और जेड माइनस और जेड नोट इनका मतलब क्या होता है? ये बहुत जगह यूज होती है। फिर इस पे अपन एक क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। जो जेड प्लस है उसको अपन क्या लिख सकते हैं? देखो जेड प्लस को अपन क्या बोलते हैं? इसमें जो धनात्मक पॉजिटिव संख्याएं आएगी, धनात्मक परिमेय धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। जेड नेगेटिव का मतलब है ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। और जेड नोट का मतलब क्या होता है? इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। जेड नोट का मतलब नहीं क्या होता है? इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। जेड में से जो पूर्णांक है उसमें से जीरो को हटाकर जो संख्याएं होंगी वो आपको क्या हो जाएगा? जेड नोट हो जाएगा। और इसको अपन लिखते हैं क्या? अशून्य पूर्णांकों का समुच्चय। अशून्य पूर्णांकों का। फिर इसके बाद में आर प्लस। तो आर प्लस क्या हो जाएगा? वास्तविक जो धनात्मक वास्तविक संख्या है, वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर प्लस। और आर नेगेटिव क्या हो जाएगा? ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और आर नेगेटिव के क्या हो जाएगा? ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और आर नोट का मतलब क्या होता है? अशून्य वास्तविक संख्या। अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब ये जो नोट लगा के लिखाया है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी पे आपका क्या हो जाए, और इसी पर आपका इक्वेशन पूछा हुआ है। ये देखो इस साइड एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। देखो पहले उससे पहले अपन ये नोट पढ़ते हैं। इसी नोट पर आधारित एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आरपीएससी एसीएफ एग्जाम में। देखो सबसे छोटा जो समुच्चय है वो नेचुरल नंबर का सेट,
नेचुरल नंबर का सेट है वो किसमें कंटेन है, होल नंबर में। ये कंटेन का मतलब है, सबसेट बोल सकते हो या कंटेन बोलते हो। कंटेन सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा इसमें। इसका मतलब होता है कंटेन। कंटेन होता है अंतर्विष्ट, कि नेचुरल नंबर का जो संख्या है वो किस में कंटेन है, होल नंबर में। होल नंबर की संख्या सारी किस में कंटेन है, पूर्णांक समुच्चय। पूर्णांक समुच्चय में क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या क्या है, रियल नंबर में। और रियल नंबर किसका सबसेट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो इसको चेक कैसे करना है। सबसे बड़ा, यहाँ पे सबसे बड़ा सेट, फिर उससे छोटा सेट, फिर उससे छोटा सेट, और इससे फिर इससे छोटा, और ये उससे छोटा। इस पे देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, यदि एन है वो नेचुरल नंबर का सेट है। एन क्या दे रखा है आपको, नेचुरल नंबर का सेट है। और आप आर आपको क्या दे रखा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। और क्यों आपको क्या दे रखा है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से जो ट्रू स्टेटमेंट है वो क्या है। तो देखो इनके ऑप्शन से देखो, और इनको ऑप्शंस को क्या की कोशिश करो डिस्कार्ड करने की, भाई कौन सा ऑप्शन गलत है, उससे आपको राइट ऑप्शन मिल जाएगा सही, कि भाई कौन सा सही ऑप्शन है। तो देखो 4 ऑप्शन है। अब देखो देखो सबसे छोटा इसमें एन दे रखा है ये, तो ये ऑप्शन तो वैसे नहीं होगा। ठीक है, भाई नेचुरल नंबर का सेट है वो सबसे बड़ा लिख रखा है इसमें, लेकिन नेचुरल नंबर का सेट बड़ा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा रियल नंबर का सेट है, फिर उससे क्यू वाला छोटा है, और उसके बाद में नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये हो सकता है ये सही है। इसके बाद में आर, और ये देखो नेचुरल नंबर का सेट है वो आर में कंटेंट है, और परिमेय संख्या वो नेचुरल, सारी परिमेय संख्या नेचुरल नंबर होती है क्या, कंटेन करती है क्या। परिमेय संख्या वो समुच्चय है वो पूरा किसमें कंटेन होता है, नेचुरल नंबर में कंटेन होता है क्या, नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर रियल नंबर का सेट है वो परिमेय संख्या किस समुच्चय में कंटेन होता है, परिमेय संख्या का समुच्चय वो आपका प्राकृतिक संख्याओं में कंटेन होता है, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका बी आंसर। तो सबसे जो राइट आंसर आपका वो है नेचुरल नंबर है वो किसमें कंटेन है, परिमेय संख्या में, और परिमेय संख्या किसमें कंटेन होती है, रियल नंबर में। ऐसे अपन बोल सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ही आपको एक क्वेश्चन बना दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कभी भी ऑप्शन में, ये ऑप्शन में देख लो कि सबसे छोटा सेट कौन सा आ रहा है, तो सबसे बड़ा सेट है वो लास्ट में होना चाहिए, उससे कम इस प्रकार से होना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में आ सकता है सबसे पहले रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय किसको कहते हैं, यदि किसी समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो। यदि किसी समुच्चय में, अपन देखो मेन अपना मोटिव क्या है, कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करना है। थ्योरी तो इसमें क्या है कि आप थ्योरी तो नॉर्मल आपको इतना होगी भी, थ्योरी तो आपको पता है, सेट आपने पढ़ चुके हो, किस हिसाब से क्वेश्चन आरपीएससी में पूछे जाते हैं, किस हिसाब से डीटी प्लस बी में, ईएमआरएस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो अपन यदि टॉपिक वाइज कर लेंगे तो उससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आपकी आराम से हो जाएगी। यदि किसी समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो, यदि किसी समुच्चय में एक भी अवयव नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय को अपन नल सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं। ठीक है, एक भी अवयव नहीं हो तो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई, फाई, इसका नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाई या खाली ब्रैकेट से अपन खाली सेट से रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। यदि अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक सेट ले लिया मैंने, अक्स सच दैट ऑफ अक्स। अक्स किससे बिलोंग करेगा, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय से बिलोंग करेगा। और एक कौन सी वाली पूर्णांक संख्या, जो 2 से तो बड़ी होगी और 3 से क्या हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। इस प्रकार का जो सेट हो जाएगा वो बताओ। अब इसमें आपको ये देखना है, अक्स सच दैट ऑफ अक्स, अक्स किससे बिलोंग करेगा, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय। और पूर्णांक संख्या कौन सी वाली संख्या लेनी है, 2 और 3 के बीच में कौन सी पूर्णांक संख्या आती है। यदि अपन रियल नंबर के सेट में देखते हैं तो इसमें अनंत वास्तविक संख्या आ जाती है, लेकिन पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में देखना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 के बीच में कोई पूर्णांक संख्या आती है क्या। पूर्णांक संख्या देखनी है, पूर्णांक जो है ना उसको अपने को देखना है, ना कि अपने को रियल नंबर देखना है। तो पूर्णांक संख्या,
पूर्णांक संख्या का मतलब है कि जिसमें क्या होता है, पूर्ण अंक की बात कर रहा होता है। तो पूर्ण अंक है क्या, तो ये हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, 5 सेट हो जाएगा, खाली सेट हो जाएगा, इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई पूर्णांक संख्या विद्यमान नहीं है। यदि अपन दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा सेट ले बी x such that of x belongs to नेचुरल नंबर, ताकि x स्क्वायर इक्वल टू 16 और 2x इक्वल टू 6। इसमें बताओ ये सेट 5 होगा या नहीं होगा। अब इसको देखो, सेट को पढ़ना आना जरूरी है कि सेट को क्या बोल रहा है कि x सच दैट ऑफ x किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब यहाँ से दो इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 4, और जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, x बराबर 3। तो इन दोनों का जो अपने पास कॉमन पार्ट है भाई, इन दोनों ऐसी संख्या जो इन दोनों को संतुष्ट कर रही हो, तो ऐसा कोई संख्या है जो इन दोनों को संतुष्ट कर रही है, नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपके पास रिक्त समुच्चय हो जाएगा। भाई यहाँ से सोल्व किया, x बराबर प्लस माइनस 4 आ गया, और यहाँ पे जब इसको सोल्व किया तो x बराबर यहाँ से क्या आ गया, 3 आ गया। तो आपने को इन दोनों को में से एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन दोनों समीकरणों को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इन दोनों में से ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, तो ये आपका समुच्चय कौन सा हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। रिक्त समुच्चय को अच्छे से समझ लेना, रिक्त समुच्चय में आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिक्त समुच्चय काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें लिख देंगे ये रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय कौन सा होता है कि जिसमें कोई भी अवयव नहीं है, और उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपका ब्रैकेट है वो खाली होना चाहिए, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। देखो एक आरपीएससी का क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन देखो इसका, निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट बताना है। नल सेट, एम्प्टी सेट को 3 नामों जानते हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। तो इनमें से कोई भी नाम आपका लिखा हुआ आ सकता है। तो पहले ऑप्शन की बात करें अपन, तो निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है, तो आपको दे रखा है पहला, मोड ऑफ x है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और x किससे बिलोंग होना चाहिए, नेचुरल नंबर से होना चाहिए। तो अब आपको ये बताना है कि मोड ऑफ x है वो लेस देन 1 है, मोड ऑफ x है वो लेस देन 1 है। तो जब भी कभी आपको इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो देखो मॉडुलस जो आपका फंक्शन होता है उसमें एक प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या होती है, देखो मोड ऑफ x यदि लेस देन a होता है, मोड ऑफ x यदि लेस देन a होता है, तो यहाँ पे जो x आएगा वो माइनस a से बड़ा और इस स्मॉल a से छोटा, यदि इक्वल आता तो यहाँ पे इक्वल आ जाता। तो ये मॉडुलस की डेफिनेशन होती है, वो अपन आगे वाले जो फंक्शन चैप्टर आएगा उसमें अपन मॉडुलस को विस्तार से पढ़ेंगे, तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तक आप इतना याद रख लो कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन a लिखा होता है, तो इसका अर्थ होता है कि माइनस a से तो x का मान बड़ा होगा, स्मॉल a से आपका छोटा हो जाएगा, और यदि इक्वल आता तो यहाँ पे इक्वल आ जाता है। या अपन ऐसे बोल सकते हैं मॉडुलस x इज लेस देन a का मतलब होता है कि माइनस a से प्लस a के बीच में। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मोड का मान, मोड ऑफ x का मान लेस देन 1 है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो x का मान -1 से बड़ा और स्मॉल 1 से छोटा है, ठीक है। अब यहां से देखो x है वो किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करेगा। तो मेरे को बताओ कि इस x का मान -1 और 1 के बीच में कोई ऐसा नेचुरल नंबर विद्यमान है या नहीं है। -1 से लेकर +1 के बीच में ऐसा कोई संख्या विद्यमान है या नहीं है, ऐसी कोई संख्या विद्यमान है, नहीं है।
तो ये सेट अपना क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। देखो मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 का मतलब है कि -1 से बड़ा और कैपिटल -1 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है क्या? यदि अपन इसके बारे में यदि बात करें तो इसके बीच में क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो आता ही नहीं है। भाई इसके बीच में यदि कोई पूर्णांक देखे या कोई अंक देखे, यदि रियल नंबर में देखेंगे तो इनफाइनाइट रियल नंबर हो जाएंगे -1 और 1 के बीच में, ठीक है। लेकिन यदि अपन पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में जीरो विद्यमान होगा, लेकिन जीरो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा ही नहीं, और जीरो नेचुरल नंबर से नहीं बिलोंग करेगा तो ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। या ऐसे समझ सकते हो कि -1 और +1 के बीच में कोई भी इसमें नेचुरल नंबर विद्यमान नहीं होता है। या आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके भी देख सकते हो, -1 और ये +1, तो इसके बीच में जीरो आएगा, और जीरो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, नहीं होता है ना। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है। तो ऐसे समझ सकते हो कि जीरो आता है, जीरो वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा नहीं। तो इसका मतलब ये जो पहला वाला जो सेट दे रखा है, ये आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो पहला वाला हो जाएगा रिक्त समुच्चय। और इसके लिए एक कंडीशन देखो, मोड ऑफ एक्स यदि लेस देन ए होता है तो -a और एक्स -a से बड़ा और लेस देन ए हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हो प्रॉपर्टीज के रूप में। ये तो हो जाएगा आपके पहले ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ये दे रखा है मोड ऑफ एक्स इक्वल टू 5। मोड ऑफ एक्स इक्वल टू 5, इसका मतलब है कि ऐसी ऐसी आपको नंबर बताना है जिनका मोड है वो 5 के बराबर होता है। तो अपन बता सकते हैं कि -5 और +5 का मोड क्या होता है, 5 के बराबर होता है। तो ऐसी संख्या बताना है जिसका मोड है वो 5 के बराबर होता है, और वो नंबर कौन सा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। आगे कंडीशन भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आगे जो कंडीशन दे रखी होती है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही वही आपकी, उसमें से ही आपको देखना है। तो बताओ मोड ऑफ एक्स इक्वल टू 5, यदि अपन यहाँ दिमाग में लगाए तो किसका मोड है वो 5 के बराबर होता है। एक तो -5 का मोड 5 के बराबर होगा, एक 5 का मोड 5 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अपने को नेचुरल नंबर देखना है, तो नेचुरल नंबर में कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये कौन सा समुच्चय हो जाएगा आपका पास, एकल समुच्चय होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा। जिसमें एक अवयव होता है उसको अपन एकल समुच्चय कहते हैं। आगे एकल समुच्चय का भी क्वेश्चन देखेंगे और इस एकल समुच्चय की परिभाषा भी देखेंगे। फिर इसके बाद में यदि सी का ऑप्शन देखें तो सी की एक्सप्लेनेशन देखें, तो सी की एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक्स किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से करेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो ये किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x होता है, तो इसका स्क्वायर है। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, इसका मान -1 और -1 दो बार आ जाएगा, और ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो इस सेट में यदि अपन बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। भाई रिपीट नहीं करते ना सेट में, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर यदि अपन डी ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास एक्स बराबर +-1, ये भी आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा, और जेड से बिलोंग कर रहा है तो दोनों ही पूर्णांक होते हैं। तो ये वाला जो सेट हो जाएगा आपके पास, उसमें क्या आ जाएगा, -1 और +1। अपने को इसमें बताना है एम्प्टी सेट कौन सा होगा। एम्प्टी सेट होगा कि जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, खाली सेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, खाली सेट कहते हैं। तो बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया ही नहीं आया। देखो वही है कि आप किसी को भी सोल्व करो या किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो उस पर यदि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तभी जाके ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये कि आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोल्व करो, ताकि आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट।
आपका इसमें ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो अपने पास क्वेश्चन संख्या 2, उसमें क्या करा है, निम्न में से आपको कौन सा समूह छांटना है, रिक्त समूह छांटना है। तो रिक्त समूह कौन सा हो जाएगा? अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से रिक्त समुच्चय आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला सेट देखो, पहले सेट की बात करते हैं। एक्स है वो आपको किससे बिलोंग करेगा? इंटीजर से। देखो ये कंडीशन जो दी होती है ना, बिलोंग्स टू, ये वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में इस पे चर्चा करते हैं। मोड ऑफ एक्स इक्वल टू 4 है। अब आपको पता है कि किस किस का मोड है वो 4 के बराबर है। तो -4 और +4 का मोड है वो किसके बराबर होता है? देखो यदि अपन बात करें -4 का मोड किसके बराबर होता है? 4 के बराबर होता है। और एक इसका 4 का मोड है वो 4 के बराबर होता है। तो सेट में अवयव कौन से आएंगे? देखो मैं आपको बता रहा हूँ एक बात। तो मोड ऑफ -4 और +4 आएंगे। लेकिन आपको क्या बोला है? x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इंटीजर ये वाला इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। तो इसमें कितने अवयव आ गए? 2 अवयव आ गए। ठीक है, तो ये आपका रिक्त समुच्चय, ये तो आपका नहीं होगा। यदि अपन बी सेट की बात करें तो बी सेट में क्या दे रखा है? x बिलोंग्स टू इंटीजर।
और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 और यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस आयोटा। अब देखो एक्स बराबर क्या आ गया प्लस माइनस आयोटा, और प्लस माइनस आयोटा तो किससे बिलोंग करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर से, जबकि इसने बोला है एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपका जो आपका ये सेट आ जाएगा बी सेट की अपन बात करें तो ये आपका क्या आ जाएगा खाली सेट आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। और यदि अब अपन ऑप्शन सी की बात करें तो यदि ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में क्या दे रखा है फाइव दे रखा है, जबकि उस सेट के अंदर दे रखा है एक। तो देखो देखो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं फाइव सेट, इसको अपन क्या कहते हैं रिक्त समुच्चय कहते हैं। और इसके अंदर कोई अवयव होता है उसको अपन फिर रिक्त समुच्चय नहीं कहते। अब देखो इसमें फाइव क्या है इसके अंदर है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा अवयव होगा, और ये अवयव होगा तो ये आपका क्या नहीं होगा रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो कंफ्यूज मत होना कि इसके अंदर फाइव लिखा हुआ है तो ये रिक्त समुच्चय है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी आंसर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है। क्योंकि रिक्त समुच्चय से हर बार इक्वेशन पूछते हैं, तो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको समझना। अब देखो क्वेश्चन संख्या थर्ड है वो भी आपका रिक्त समुच्चय पे। तो देखो सॉल्यूशन सबसे पहला ये देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और x स्क्वायर इक्वल टू 9। एक तो दे रखा x स्क्वायर इक्वल टू 9 और एक दे रखा आपको 2x इक्वल टू 6। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 3, और यहाँ से भी x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इन दोनों में से उभयनिष्ठ मान देखना है अपने को, इन दोनों में से क्या देखना है अपने को उभयनिष्ठ मान, और उभयनिष्ठ मान है वो उसी सेट में आएगा। तो कौन सा आएगा 3 आएगा। अब बताओ ये इसमें एक अवयव है ना, तो ये रिक्त समुच्चय है क्या, ये आपका एक एक समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है, एक एक समुच्चय है, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी के बारे में यदि अपन बात करें तो बी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और 2x इक्वल टू 4। तो यहाँ से तो हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस 3, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2। इन दोनों के उभयनिष्ठ मान की अपन बात करें तो उभयनिष्ठ मान क्या आ जाएगा 0। भाई उभयनिष्ठ मान कोई नहीं आएगा ना, उभयनिष्ठ मान कोई नहीं आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा रिक्त समुच्चय। ऐसा कोई भी मान है जो मान नहीं है जो इन दोनों समीकरणों को क्या करेगा संतुष्ट करेगा, तो बी आंसर होएगा। फिर सी की बात करें तो सी में देखो x प्लस 4 इक्वल टू 4, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 0। तो इसमें कौन सा अवयव आ जाएगा 0 आ जाएगा। यदि अपन सी सेट की बात करें तो 0 आ जाएगा, और वो रियल नंबर से भी बिलोंग करेगा क्योंकि रियल नंबर है, तो ये भी सिंगलटन सेट हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा। तो ये भी आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा। यदि अपन डी ऑप्शन की बात करें तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 3, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 1, और 1 भी क्या होता है रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तो इसमें भी एक अवयव आएगा, तो ये भी आपका सिंगलटन सेट होगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी इज राइट हो जाएगा। तो बी इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है एकल समुच्चय। अब देखो एकल समुच्चय की क्या डेफिनेशन होती है, रिक्त समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, और एकल समुच्चय जिसमें एक अवयव होता है उसको अपन क्या कहते हैं एकल समुच्चय कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं वह समुच्चय या ऐसा समुच्चय जिसमें एक अवयव हो। सिंगलटन सेट कहलाते हैं, एकल समुच्चय कहते हो कह दो, एकल समुच्चय कह दो। एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा ए सेट है, ये वाला आपका अवयव क्या हो जाएगा सिंगलटन सेट हो जाएगा।
यदि और बात करें तो ये वाला एक ही अवयव है। और यदि अपन सेट की बात करें तो और अपन स्टैंडर्ड एग्जांपल ले सकते हैं एकल समुच्चय के लिए, कुछ भी ले लो। x सच दैट ऑफ x बिलोंग्स टू z, और x का मान क्या हो जाएगा 2 से लेकर 4 के बीच में। तो 2 और से लेकर 4 के बीच में क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट आ जाएगा और किससे बिलोंग करेगा, z से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ ओनली 3। अब रियल नंबर ले बोलते हैं ना यहाँ पे, तब तो बहुत सारे नंबर आ जाते हैं। नेचुरल नंबर बोलते हैं तो अभी ये सिंगलटन सेट हो जाता है। नेचुरल नंबर बोल दो तो एक ही बात है, ठीक है। ये आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा। 2 और 4 के बीच में जो पूर्णांक है वो आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सा समुच्चय है वो एकल समुच्चय है। तो देखो पहला ऑप्शन ये वाला देखो, x है वो बिलोंग्स टू किसे करेगा, रियल नंबर से करेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने यदि x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ac होता है ना, 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन हो जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा क्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये तो आपका इम्पटी सेट हो जाएगा। यदि अपन बी ऑप्शन की बात करें तो x बिलोंग्स टू r, x है वो 2 और 0 से लेकर 2 के बीच में है ना। ये ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल में क्या होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। भाई यहाँ पे क्या होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, अपरिमित समुच्चय ये, ठीक है। तो ये वाला वैसे नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब यही बोल रहा है कि इसके बीच में इंटीजर है। अब इंटीजर आपको पता है 0 से 2 के बीच में एक इंटीजर है 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, तभी बोल रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू i, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत समझने की जरूरत है। इनसे ही आपके है ना आगे सब कुछ डिसाइड होगा कि आपका इम्पटी सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा, कैसा वाला सेट होगा, ठीक है। ओपन इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में इनफाइनाइट रियल नंबर विद्यमान होते हैं, अपरिमित अनंत समुच्चय, उसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय आ गया। तो परिमित समुच्चय क्या होता है, जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। और अपरिमित समुच्चय क्या होते हैं, जिसमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है, असीमित होती है। जो अपने ऊपर पढ़े नेचुरल नंबर का सेट है, होल नंबर का सेट है, पूर्णांक, ये सारे क्या होते हैं, अपरिमित समुच्चय होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन और लिख लेते हैं। वह समुच्चय जिसमें विभिन्न अवयवों की संख्या सीमित है। परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें अपन, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। जैसे अपन ने अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ले लिए AEIOU, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। इसमें अपन नंबर बता सकते हैं कि कितने अवयव है इसके अंदर, तो उसको अपन NA से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसमें अवयव कितने हो जाएंगे आपके पास, 5 अवयव हो जाएंगे, 5 स्वर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। भाई इसमें इतना कोई ये तो है नहीं कि वो कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, बस नॉर्मल है कि परिमित समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित होती है, और अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित नहीं हो उसे अपरिमित समुच्चय। तो इसमें लिख सकते हैं वह समुच्चय
उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें, वैसे स्टैंडर्ड नोटेशन में देखें तो ये सारे हैं एन जेड क्यू आर सी, ये सारे क्या होते हैं, अपरिमित समुच्चय। और एग्जाम्पल के लिए बात कर लो तो इनइक्वालिटी भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। अब देखो निम्न में से कौन सा समुच्चय वो अपरिमित समुच्चय है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर इसके आगे वाला अपन इसके आगे का अपन अगले लेक्चर में करेंगे। निम्न में से कौन सा वो आपका अपरिमित समुच्चय है, एच टेट 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है इससे रिलेटेड। आपको इनमें से इनफाइनाइट सेट बताना है, तो देखो देखो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आपका जो सेट है वो आपका अपरिमित समुच्चय है। तो देखो अब देखो सबसे लिखा हुआ x बिलोंग्स टू n, सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी x होगा वो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग होना चाहिए। यहाँ से देखो x-1 x-2 इक्वल टू 0, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2, और दोनों किससे बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर के सेट से, तो अपन लिख सकते हैं 1 और 2। तो इसमें आपके एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं। यदि अपन बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एक्स है वो किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, एक्स किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर के सेट से, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर +-2। तो यहाँ पे यदि अपन सेट की बात करें तो ये पे आ जाएगा 2, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। यदि अपन सी ऑप्शन की बात करें तो 2x-1 इक्वल टू 0, और यहाँ से x बराबर 1/2, तो यहाँ पे आपके जो सी सेट होगा उसमें क्या हो जाएगा, इम्प्टी सेट, तो ये तो इम्प्टी सेट हो जाएगा। इम्प्टी सेट हो जाएगा ना। और यदि अपन डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज ओड। अब ओड विषम संख्या की बात कर रहे हैं ना, ओड ये है ना आपका विषम संख्या है, मतलब ओड हिंदी में क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन अपरिमेय समुच्चय क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। विषम संख्या तो इनफाइनाइट है, कितनी भी होगी नेचुरल नंबर के सेट से लेना है तो रखते जाओ, 1 3 5 7 9 11 13 15 जितने भी आएंगे वो सारे इनफाइनाइट सेट बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय समुच्चय। तो आज हमने क्या देखा है, आज हमने सिंगल्टन सेट देखा है, एम्प्टी सेट देख लिया, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए हैं, और आगे के लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं।
यदि वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको इसमें एसआर सैनी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इंक्लूड करूंगा, जितने भी वो आपको सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। ऐसे नहीं कि आपको एक साथ करवाऊंगा, एक साथ नहीं करवाऊंगा, टॉपिक के साथ में आपको मैं एसआर सैनी के क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो और कंपटीशन के क्वेश्चन भी आए हुए हैं उनको भी मैं एक साथ इंक्लूड करूंगा। तो अगला लेक्चर आएगा उसमें आपको इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एक साथ, ठीक है, उनको अपन सोल्व करेंगे। और वो सारे क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे। आप एसआर सैनी को फुल सोल्व कर लो, एसआर सैनी से ही क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पुटअप होते हैं, इसलिए एसआर सैनी को कंप्लीटली सोल्व कर लो। एक ही बुक को सोल्व करो, ज्यादा बुक को सोल्व करने से कोई फायदा नहीं कि 10 बुक को एक बार पढ़ोगे, एक बुक को आप 10 बार पढ़ोगे तो उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एक बुक को 10 बार पढ़ो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, जबकि 10 बुक को एक बार पढ़ने से। तो एक बुक पकड़ लो और एसआर सैनी सबसे बेस्ट बुक है, उसको पढ़ लो। उसके बाद में आपको और कोई भी बुक पढ़नी है, सेल्फ स्कोरर बुक भी है, वो भी आपका यूनिवर्सल भी पढ़ सकते हो, वो भी पढ़ सकते हो। लेकिन एक बुक आप पकड़ लो, कोई भी बुक पकड़ सकते हो आप, ठीक है, उसको सोल्व कीजिए और उसी को बार बार रिवाइज करो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिवाइज करना, जितनी बार आप रिवाइज करोगे ताकि आपके क्वेश्चंस में है ना माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे और आप क्वेश्चन को सोल्व करने की जो प्रैक्टिस हो जाएगी वो फास्टली हो जाएगी, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में और उससे अपन करते हैं सेट के जितने भी क्वेश्चन आज रह गए हैं वो अब अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।